विथ ओपेरा ब्राउजर। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे डिवाइड करके इसने दिखा दिया। 50 और 50 हमने दिया था यहाँ पे कोडिंग में, तो आप देख रहे होगे तब यहाँ पे इक्वल पार्ट में दिखा रहा है, 2 इक्वल कॉलम में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो फ्रेम्स क्या काम करता है, एक तो हमारे पेज को डिवाइड करेगा, उसके पार्टीशंस करेगा जितने भी पार्ट में हम उसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो भी पेजेस हमने यहाँ पे दिखाने हैं, जिन वेब पेजेस को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, उन वेब पेजेस को भी दिखा देगा। अगर आप ऑनलाइन कनेक्टेड हो तो ऑनलाइन भी दिखाएगा। सपोज यहाँ पे मान लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल www.google.com। ठीक है, सिंपली अगर दिखा दे तो ज़्यादा अच्छा है, www.fb.com। एक साइड में मैं मान लीजिए चलाना चाह रहा हूँ गूगल, ठीक है, और एक साइड में चलाना चाह रहा हूँ मैं फेसबुक। तो अभी इसने लिया नहीं एक्चुअली में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे हम ऑफलाइन मोड में अगर फाइल बना रहे हैं तो ये दिक्कत एक्चुअल में आ जाती है, क्योंकि ये फाइल हमारे पास बनी हुई है नहीं ना। तो इसको एक ट्राई और करते हैं, HTTPS लगा के देखते हैं। कोलन डबल HTTPS डबल स्लैश और कोलन, कोलन लेकिन पहले ही आता है, कोलन डबल स्लैश। नहीं दिखा पा रहा इसमें, फ्रेम के थ्रू हम कर रहे हैं ना, एक्चुअल में दिक्कत ये भी आ रही है। कई बार क्या होता है कि इनमें जो लगी हुई सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी कैसे कि हम क्या करना चाह रहे हैं अपने अपने एक वेबसाइट में, और वेबसाइट भी नहीं है एक्चुअल में, ऑफलाइन पेज है, ऑफलाइन पेज में उन फाइलों को एक्सेस करना चाह रहे हैं कि जो सिंगल पेज में सिंगल मोड में ही एक्सेस होती है। एक्चुअल में डायरेक्टली मैं ओपन करूँगा, इजीली ओपन हो जाएगी। डायरेक्टली इसे कभी हम ओपन करना चाहें तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी, इजीली ओपन कर देगा वो। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहीं पे करूँ google.com, खुल जाएगा। ठीक है, खुल के आ जाएगा। लोकेशन की अगर हम बात करें, लोकेशन तो पूरा दिखा नहीं रहा है प्रॉपर, होता वही है, लोकेशन नहीं होती है एक्चुअल में, वो URL होता है। तो डायरेक्टली google.com भी लिख के यहाँ पे चल जा रहा है। अगर मान लीजिए फेसबुक ओपन करना होता है fb.com, सिंगल मोड स्क्रीन में ये वेब एप्लीकेशंस होती हैं एक तरह की, तो ये दोनों पोर्टल्स हमारे इजीली खुल जाते हैं। देखो फेसबुक ओपन हो गया। ठीक है, बट जो फ्रेम वाला हम प्रोसेस यूज करना चाह रहे हैं उसको नहीं कर पा रहा है। इसके लिए एक काम और कर सकते हैं, एक चीज ध्यान तो आ रही है, अगर कर ले FTP मोड हम यूज कर रहे हैं। FTP से लिया ही नहीं उसने। वही दिक्कत आ रही, सपोर्ट नहीं कर पा रहा। सपोज अगर HTTPS भी हम यूज कर लेते हैं,
नहीं ले पा रहा, वही चीज़ हो रहा है, दिक्कत इसमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा। चलिए फिर देखेंगे इसका भी, ये तो कह रहे अलग कंडीशन आ गई। मेन तो अभी हम फ्रेम वाला कर रहे थे ना, फाइलों को दिखाना। फाइल तो आप कोई भी उसमें डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन मोड फाइल जो रहती है हमारी, उसमें थोड़ा यही दिक्कत आती है। या तो अगर हम अपनी वेबसाइट को, वेब पेज को भी ऑनलाइन होस्ट अगर हम कर दें, पब्लिश कर दें, फिर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, इजीली हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे फिर और चीज़ें भी काम करती है ना, और ऑप्शंस भी वर्क करते हैं, सिंगल इसी के थ्रू नहीं होता है, ऑटोमेटिकली वो सारी प्रोसेस कर लेता है फिर। तो ऐसे कॉलम में करना है तो कॉलम के लिए ये प्रोसेस हो जाती है हमारी। अगर हम रोज में डिवाइड करना चाह रहे हैं सपोज, तो रोज के लिए हमारा ये प्रोसेस रहता है कि 2 रो में इसको मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ, 2 रो में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगी हमारी। तो क्लियर हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह समझ में आ गया। यस सर। ठीक है। तो फ्रेम का डिवीजन हमारा इसी तरह से होता है। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इसको 4 रो में डिवाइड करना चाह रहा हूँ, आपको डिवीजन करना फ्रेम का तो आता होगा, आता है आपको फ्रेम का डिवीजन करना, जो मैंने बाद में बताया था, जैसे होम पेज बनाना बताया था, या डिफरेंट टाइप के डिविजन मैंने वहाँ पे दिए हुए थे डिवीजन करने के लिए, मतलब तो ऐसे सैंपल एग्जांपल्स मैंने दिए हुए थे, वो तो आता ही होगा, या बताने की जरूरत है। चलो एक मैं छोटा सा बता देता हूँ सैंपल, क्योंकि आगे और चीजें भी बतानी है ना। तो एक नई फाइल ओपन कर लेता हूँ, फ्रेम सेट, और फ्रेम सेट हमारा बन जाएगा। एक्चुअल में अब मैं इसमें किस तरह का फॉर्मेट बनाना चाह रहा हूँ, वैसे तो नहीं दिखेगा, पेंट के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। पेंट ही ऐसा ऑप्शन है कि इससे हम ड्रॉ करके देख सकते हैं किस तरह का बनाना चाह रहा हूँ। ये मेन फ्रेम हो गया, ठीक है। और लाइन का यूज कर लेते हैं, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, देखने में टफ लग रहा है, मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे क्या कोडिंग करनी पड़ेगी वो मैं बता रहा हूँ। तो इससे आप किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो, अगर ये समझ में आ गया तो, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया, मेन यही है, ये समझ में नहीं आया तो फिर तो दिक्कत आएगी। समझ में आ गया तो फिर तो कैसा भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें पहले मुझे रो में डिवाइड करना है या कॉलम में डिवाइड करना है, पहले मुझे डिवाइड कैसे करना पड़ेगा फ्रेम का, जो मेन फ्रेम आपको दिख रहा होगा, इसमें मेरा डिवीजन कैसे होगा, कॉलम्स में, सॉरी रोज में, रोज में पहला डिवीजन मेरा है रोज में। तो मैं फ्रेम सेट के अंदर लिखूंगा, जो मेन फ्रेम सेट मैंने टैग लगाया है, ये आ जाएगा रोज इक्वल्स टू। अब अगर हमें ऐसा लगता है कि इक्वल है, ठीक है, वैसे तो इक्वल ऐसा लग नहीं रहा है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये इससे थोड़ा छोटा है, तो इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रख दिया 20 कॉमा, इसको मैं रख देता हूँ 60,
60 तो नहीं, इसको हम 50 रख सकते हैं, कॉमा 30, ठीक है। सेव कर लेते हैं फाइल को frame6.html के नाम से। तो अभी तो हमें दिखाएगा नहीं जब तक हम फ्रेम का सोर्स नहीं देंगे। ओपन कर लेते हैं उसको ओपेरा से ही, ठीक है। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रेम सोर्स यूज नहीं किया। तो ये फ्रेम सोर्स यूज करना भी जरूरी है, बिना इसके नहीं दिखा। अब मान लो पहला मैंने डिवीजन क्या किया, 3 रो में। तो 3 रो का मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे 3 सोर्स हमें देने पड़ेंगे। तो तब हमें इस तरह से डिवीजन दिखाएगा, जैसे आप देख रहे होगे पेंट वाली फाइल में दिख रहा है, इस वाले में, ठीक है। तो ये डिवीजन मैंने किया। अब लेकिन आपने ये देखा होगा कि इसमें आगे फर्दर डिविजन्स भी हैं, फर्दर आगे इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वाली रो को भी डिवाइड किया गया है, सेकंड वाली रो को भी, थर्ड वाली रो को भी। तो अगर डायरेक्टली हम यहाँ पे इस तरह से ये फ्रेम सोर्स दिखा देंगे तो फिर डिवीजन हमारा नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अब एक एक करके हमें यहाँ पे इनका डिवीजन करना होगा, पहले इस वाले पार्ट के लिए, मतलब फर्स्ट 20 वाले पार्ट के लिए। तो ये जो पहला 20 वाला पार्ट है मेरा, ये किस में डिवाइड है? कॉलम्स में डिवाइड है। तो कॉलम में डिवाइड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल्स टू, ठीक है, 40, 60 ले लेते हैं। और इसका फ्रेम सेट टैग आप पहले ही बंद कर दीजिए, क्योंकि बाद में पता नहीं चलता है कि किसका क्लोज करना है, किसका ओपन रह गया, कौन सा कहाँ क्लोज करना है, ये बिल्कुल पता नहीं लग पाता है, पहले ही क्लोज कर देना। तो फर्स्ट 20 वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें, तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे इस तरह से हमने डिवाइड किया। तो दो फ्रेम में अगर हमने डिवाइड किया है, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसका मतलब पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, इन दोनों में 2 वेब पेज दिखाने होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 2 वेब पेज दिखाने के लिए 2 सोर्स यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। तो किस तरह से दिखेगा ये, पहले वाले पार्ट को इस तरह से डिवाइड करता हुआ दिखेगा, ठीक है। अभी नीचे के पार्ट हट गए, वो आएंगे वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, आ जाएंगे वापस, ठीक है। तो आगे फिर अब और क्या करना होगा, पहला पार्ट तो हो गया, अब 50 वाले पार्ट में आते हैं। 50 वाला पार्ट मतलब ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को आगे डिवाइड किया गया है किसमें, 2 कॉलम्स में। तो 20 वाला पार्ट मेरा यहाँ पे एंड है, इसके बाद मुझे 50 वाले पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को दोबारा से डिवाइड करना होगा फ्रेम सेट का ही यूज करके। फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल्स टू, हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको 70, 30 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसका फ्रेम सेट यहाँ पे बंद हो जाएगा, जस्ट उसी के नीचे पहले ही आप बंद कर दीजिए, बाद में पता नहीं चलेगा। अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2 फ्रेम सोर्स लगा देता हूँ मान लीजिए, लेकिन आप भी देख रहे कि ये वाला पार्ट भी तो आगे फर्दर डिवाइडेड है, किसमें, 2 रो में डिवाइडेड है। तो फिर मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे डिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन ये वाला पार्ट तो डिवाइड ही नहीं है ना। तो इसके लिए क्या किया जाए फिर, तो ऐसी कंडीशंस में जो ये वाला पार्ट है जो डिवाइड होता ही नहीं है, उसके बाद वाला डिवाइड है, तो इसका फ्रेम सोर्स तो वैसे ही आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रेम सोर्स दिखाना ही पड़ेगा, डिवाइड करना है नहीं हमने, ठीक है। तो एक तरह से ये मान के हम चलेंगे कि ये, इसको जो हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में, 70 वाला जो पार्ट है उसमें एक फ्रेम सोर्स हमने दिखा दिया। अब 30 वाले पार्ट को आगे फर्दर फिर डिवाइड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोबारा से फ्रेम सेट लगाना पड़ेगा। फ्रेम सेट रोज इक्वल्स टू 50 और 50 कर सकते हैं, दोनों रो में डिवाइड है, इक्वल रो में डिवाइड है, और इसका फ्रेम सेट यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। और 2 रो इसमें मैंने डिवाइड किया, तो इसका मतलब 2 फ्रेम सोर्स मेरे यहाँ पे लग जाएंगे, यहाँ पे इस वाले में और इस वाले में। इसके लिए हमने कहाँ लगाया, यहाँ पे लगा दिया पहले ही,
ठीक है, तो सेव करके चेक करते हैं किस तरह से दिखा रहा है हमें। ये आ गया स्ट्रक्चर हमारा। अब बचा हमारा लास्ट वाला, तो वैसे ही है जैसा हम चाह रहे थे, वैसे ही आ रहा बन के। ठीक है, देखो जिस तरह से हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसे ही आ रहा बन के, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, लास्ट वाले पार्ट के लिए यहाँ पे डिवीजन कर सकते हैं। तो ये पूरा पार्ट तो आप देख लोगे, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ तक है। अब ये भी देखना पड़ेगा फ्रेम सेट कितने हैं इसके अंदर, 1 और 2, मतलब यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये जो 30 वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है, इसके लिए पार्टीशन करना होगा या आगे प्रोसेस करने के लिए। तो किस में डिवाइडेड है ये बताइए, कॉलम में डिवाइडेड है, रो में? लास्ट वाला पार्ट कॉलम कॉलम सॉरी। उसके लिए लिखा जाएगा यहाँ पे फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल्स टू, जितना भी आप रखना चाहो उसको मैं ऐसे भी रख सकता हूँ 10,45,45 दोनों बराबर जैसे ही लग रहे हैं, मतलब कुछ भी रख दो आप अपने हिसाब से, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका फ्रेम सेट बंद करना जरूरी है। ठीक है, तो 3 कॉलम्स में डिवाइड किया है तो 3 फ्रेम सोर्स लगाने भी जरूरी है। सेव कर लेंगे, अगर हम सेव करके चेक करते हैं क्या दिखा रहा है, वैसे दिखा रहा है जैसे दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर पूरा हमारा बन के आ गया। तो जैसे हम चाह रहे थे फ्रेम को डिवाइड करना, बिल्कुल वैसे ही डिवाइड होके आ गया होगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ? फिर कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बताइए आ गया होगा समझ में कैसे यहाँ पे फ्रेम सेट का यूज करके आपने वेब पेज को या किसी पर्टिकुलर स्क्रीन को, पेज को डिवाइड करना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो पहले हमने क्या डिवीजन किया था, 20 वाले पार्ट के लिए डिवाइड किया था, यहाँ तक था ये। फिर हमने 50 वाले पार्ट के लिए किया था, ये चला था हमारा यहाँ तक। ठीक है, एक के अंदर एक ऐसे करके यहाँ पे डिवीजन हो रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप करके अगर आप करोगे तो इजीली आपको समझ में भी आएगा। एक साथ आप करने का सोचोगे, आपने पहले सोचा कि यहाँ पे 3 में डिवाइड किया, तीनों में फ्रेम सोर्स दिखा दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आगे भी जब फर्दर ये डिवाइडेड हैं तो इनको भी पहले डिवाइड करके तब जाके इन दोनों में फ्रेम सोर्स दिखाया जाएगा, ऑटोमेटिकली वैसा उसका फॉर्मेट आ जाएगा जैसा वो दिख रहा है। क्लियर है? तो फिर आप ऐसे फ्रेम का यूज कर सकते हो इजीली, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर आप बनाना चाहो, कैसा भी डिवीजन हो, इजीली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट है किसी का, बताइए। सर मैं सर क्या रोहित? हेलो सर। हाँ बताओ। हेलो प्रेजेंटेशन रोहित, आपकी आवाज कट जा रही है। सर जो आप ड्राइव हेलो ड्राइव को रोहित, आपकी आवाज ही कट जा रही है, बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट करना दो। आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? मेरी आवाज कट तो नहीं रही? नो सर। हेलो, हाँ रोहित बताओ क्या कह रहे थे हेलो आप? सर। हाँ बताओ। हेलो हेलो बताओ। सर, जो आपने वो ड्राइव्स को डिवाइड सर जो आपने ड्राइव्स को डिवाइड करना बताया था ना,
ड्राइव्स को, ये जो ड्राइव्स होती हैं हाँ हाँ उनको ड्राइव को डिवाइड करना बता सर, करना वो बता दे। उसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि डिवाइड करके दिखाना तो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिस्टम उसका मेथड में बता देता हूँ एक बार। जैसे ना मतलब सी का स्पेस है ना, एक्चुअली स्पेस थोड़ा ड्राइव में डालना है, डी या ई ड्राइव में। अब कई बार ही हर किसी ड्राइव में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कर पाना। इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लेना ट्राई करके। आप जब इसमें प्रॉपर्टीज में आप जाओगे, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली नहीं होगा, ये आपको डिस्क मैनेजर के थ्रू जाना होता है। पहले आपको ये देखना पड़ेगा, माई कंप्यूटर का आइकन डिस्क करके यहाँ पे दिखाता है 10 में, मैनेज में आपको जाना पड़ेगा। डिस्क मैनेजमेंट होता है हमारा, यहाँ पे एक टूल होता है, उसमें आपको जाना पड़ता है। देखते हैं खुल के आता है तो फिर थोड़ा टाइम तो ले रहा है। डिस्क मैनेजमेंट में जब आप जाओगे तो ड्राइव्स कौन कौन सी हैं, कितना कितना उनका स्पेस है, ठीक है, ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखा देंगे। अब इनमें से किसी का आपने कम करना है, कई बार हो जाता है, तो आप राइट क्लिक और श्रिंक वॉल्यूम इसमें आपको क्लिक करना होगा। तो कितना वॉल्यूम उसमें श्रिंक हो सकता है उतना टोटल आपको वहाँ पे वो कॉन्फ़िगर करके एक कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो आप उसमें से पूरा ही करना चाह रहे हो या फिर थोड़ा करना चाह रहे हो, उतना मेंशन आप कर सकते हो उसके अंदर। लेकिन हर किसी ड्राइव में ऐसा हो पाए पॉसिबल नहीं है। थोड़ा टाइम भी ले रहा है, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा हाई प्रोसेस होती है ना, ये वाली हैवी प्रोसेस होती है, हाई प्रोसेस नहीं हैवी प्रोसेस है, तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है। हेलो सर। हाँ बताओ। सर हम इसकी स्पेस लेकिन रिड्यूस क्यों कर रहे हैं? अब जिसको जरूरत होती है वो ऐसा कर सकता है, ये तो डिपेंड वाली बात है ना, वो रिक्वायरमेंट वाली बात है। अगर ऐसी ज़रूरत है आपको, सी ड्राइव बहुत ज़्यादा स्पेस आपने दिया है, जैसे यहाँ पे इसने कैलकुलेट करके दिखाया है कि इतना यहाँ पे हम इसमें वॉल्यूम को श्रिंक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होगा भी नहीं। जितना होना था उसने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिया, तो इसको बढ़ाया नहीं जा सकता एक्चुअली में। अगर हम बढ़ाने की कोशिश करें बढ़ेगा ही नहीं। कम आप जरूर कर सकते हो, कम हो जा रहा है, बढ़ा नहीं सकते हो आप। जितना वो देगा वहाँ पे उतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। श्रिंक करोगे एक अलग सा वॉल्यूम बना के दे देगा, एक अलग सी ड्राइव बना के दे देगा। उस ड्राइव को कहीं और किसी दूसरे में अटैच आप करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी तरीका वही रहता है। वहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन जो है ये दिखाने लग जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा कि इसमें हमने उस वॉल्यूम ड्राइव को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये ऑप्शन हमारा एक्टिव हो जाएगा उसमें, एक्सटेंड वॉल्यूम। अगर वो प्रॉपरली प्रोसेस को कर लेता है तो, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि हर किसी ड्राइव के लिए ऐसा दिखाए, क्योंकि सी ड्राइव एक बहुत सेंसिटिव ड्राइव होती है। कई बार इसलिए इसकी जो ड्राइव है, इससे जो अलग किया हुआ एक ड्राइव का पार्टीशन होता है, वो हर किसी ड्राइव में अटैच कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। हो सकता है कि डी में अटैच हो जाए, ई में ना हो, ई में हो जाए डी में ना हो, कई बार ई भी हो जाता है। ई और डी जो हैं ये प्राइमरी पार्टीशंस होते हैं, इनमें हम कर सकते हैं कि डी का ई में, ई का डी में, ऐसे अगर हम करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये हमारा प्राइमरी पार्टीशन नहीं होता, ये हमारा मेन पार्टीशन आप कह सकते हो।
सिस्टम का जो होता है, जिसमें हमारी विंडोज़ होती है, तो उसके साथ ऐसा कर पाना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये 2 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, इनसे ट्राई करके आप देख लेना। सर यहाँ से ड्राइव मर्ज भी कर सकते हैं एक साथ, डी ड्राइव मर्ज कर सकते हैं एक साथ। ड्राइव मर्ज कर सकते हो, लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा? डाटा पूरा उड़ा देगा आपका। मर्ज तो तभी होगा जब आप डिलीट करोगे, पुरानी ड्राइव को आप डिलीट करके नई ड्राइव बनाओगे। नई ड्राइव बनानी भी नहीं है, पुरानी वाली डिलीट करनी पड़ेंगी। उन दोनों को डिलीट करके सी में मर्ज करना है, मर्ज तो सी में ही होगा, सी में मर्ज करना है, हो जाएगा। लेकिन पुराना डाटा आप उड़ाना थोड़ी चाहोगे अपना, तो काम का ही डाटा होगा, काम का नहीं है तो फिर ऐसा कर सकते हो। रिस्क उसमें अपना ही होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को कर रहे हो तो उसमें रिस्क भी है। आपके सिस्टम की इम्पोर्टेंट फाइल्स भी डिलीट हो सकती हैं, या आपकी ही इम्पोर्टेंट जो फाइल्स हैं, चलो सिस्टम फाइल तो इम्पोर्टेंट नहीं है उतनी, दूसरी विंडो आप डाल सकते हो, विंडो करप्ट हो गई, लेकिन अब जो आपका डाटा है वो तो बहुत काम का है ना। उसको उड़ा दिया आपने गलती से, या गलती से उड़ गया, डिलीट हो गई ड्राइव, फिर तो उसको वापस ला पाना पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल समझो आपकी बहुत दिक्कत वाली बात है। या तो उस तरह के सॉफ्टवेयर हो हमारे पास, सर तब पॉसिबल है। हाँ शिवांशी, हेलो सर, बताओ। ड्राइव है ना, हम्म अगर इसकी स्पेस ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है? कुछ किस दिक्कत होती है कंप्यूटर में? किसकी? सीधे नहीं। नहीं, सी ड्राइव की जितनी ज़्यादा होगी उतना स्मूथली आपका सिस्टम चलेगा। सी ड्राइव की ज़्यादा से तो ज़्यादा फिर नहीं। इससे क्या होगा? हम्म इसको श्रिंक करने से क्या होगा फिर? वही है, चॉइस वाली बात है, वही मैं कह रहा हूँ ना। अब वो ऐसा करना चाह रहे होंगे, उनको ज़रूरत होगी कहीं पे ड्राइव उनकी फुल फुल होगी होगी, जैसे दिखाता ना कि ड्राइव हमारी फुल हो गई है, दिखाता है। अब यहाँ पे अभी मेरी तो देखते हैं, चेक करते हैं एक बार, दिखा रही है जैसे यहाँ दिखा रहा है, देखो ये 28 GB का स्पेस है इसमें, बट फिर भी जैसे एक एंडिंग उसमें आ रहा है कि मतलब ये बिल्कुल फुल होने वाली है, दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा जो है 225 GB की सी ड्राइव है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत सारे इंस्टॉल किए हैं तो इसलिए इतना यूज हो जा रहा है, नहीं तो 100 GB की सी ड्राइव बनाते हैं लोग वैसे, क्योंकि मेरे में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, तो इस वजह से 225 GB भी फुल होने वाली है, 87 GB बचा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो 87 GB है, इसमें से 40 GB 50 GB स्पेस मैं यहाँ दे दूँ डी ड्राइव को, जिससे कि जो रेड दिखा रहा है ये रेड ना दिखाए, और अदर फाइल्स भी मैं यहाँ पे स्टोर करवा सकूँ। तब ऐसा किया जा सकता है। या फिर यहाँ पे है जैसे अभी 363 GB की जो है मेरा यहाँ पे स्पेस है, ड्राइव है। अब डाटा बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये भी एक तरह से आप देख रहे हो कि 39 GB दिखा रहा है फ्री, बाकी पूरा फुल है। तो इनको हम बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, सी ड्राइव से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके कर सकते हैं, नहीं तो वैसे ज़रूरत नहीं है। अब आजकल तो ज़्यादातर ये भी रहता है ना कि डाटा हम अपना सिस्टम में बहुत कम रखते हैं, सेकेंडरी डिवाइसेस में ज़्यादा रखते हैं, कि जैसे हार्ड डिस्क के अंदर हमने रखा हुआ है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव हमारी, उसके अंदर हमने डाटा को रखा हुआ है, ज़्यादातर यही होता है आजकल। क्योंकि कई बार सिस्टम अगर ख़राब हो गया तो डाटा एक्सेस कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हार्ड ड्राइव में डाटा स्टोर है एक्सटर्नल में, उसमें यह है कि एक सिस्टम ख़राब है तो दूसरे में लगा लो, या किसी और का सिस्टम है उसमें लग जाएगा वो, हम अपना डाटा तो एटलीस्ट वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ये उसका फ़ायदा रहता है। इसलिए एक्सटर्नल ड्राइव का भी यूज़ किया जा रहा है ना आजकल बहुत सर ज़्यादा। इसलिए एक्सटर्नल ड्राइव का भी यूज किया जा रहा है ना। हाँ बताओ। सर एक्सटर्नल ड्राइव पे जो डाटा होता है वो करप्ट नहीं होता है क्या? मतलब उस पे वायरस आने से करप्ट नहीं होता डाटा? करप्ट तो होगा, वायरस एक्सटर्नल आएगा हार्ड तो। डिस्क या एसएसडी जो आजकल चल रहे ना। एसएसडी अलग है, एसएसडी तो उसका टाइप है। एसएसडी और एचडीडी जो आप कह रहे हो, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये दोनों टाइप होते हैं हार्ड डिस्क के। एसएसडी जो है थोड़ा स्पीड फास्ट आपको प्रोवाइड करता है, और एचडीडी जो है नॉर्मल जो हार्ड ड्राइव है, ये इसकी जो स्पीड है थोड़ा कम होती है, ठीक है। होता ही है वैसे डिफरेंस तो, थोड़ा तो नहीं कह सकते हैं, काफ़ी डिफरेंस होता है। इसलिए आजकल कई लोग क्या कर रहे हैं, अपनी हार्ड ड्राइव को हटा के
SSD लगवा रहे हैं उसमें, लेकिन ड्राइव के अंदर अगर डाटा रखा हुआ है, चाहे वो एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, वायरस आ जाएंगे तो करप्ट तो होना ही होना है, करप्ट तो हो गई। तो ट्राई तो हमें वही करना चाहिए कि कहीं दूसरे सिस्टम में, ऐसे अननोन सिस्टम में उसको ना लगाएं, कि जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि इसमें वायरस भी हो सकते हैं, मेरी पॉसिबिलिटी होती है। कई बार हम अपने जैसे फ्रेंड्स के सिस्टम में लगा दिए हमने, और हमें पता थोड़ी है कि उनके सिस्टम में वायरस है क्या है। तो अगर वायरस है तो आपकी पूरी ड्राइव को ही करप्ट कर सकता है वो, पूरी ड्राइव का जितना भी डाटा है, फाइल्स हैं, वो सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ ट्राई करके देखते हैं जो आगे हम देख लेते हैं। तरीका तो वैसे वही था, फाइल दिखाने का, जो मैं बता रहा था ना आपको, गूगल है या फेसबुक है। एक बार और ट्राई करते हैं। तरीका तो वही रहता है, FTP के थ्रू ये हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर ये दिखा दे तो तब वाली बात है ना, क्योंकि हम फ्रेम का यूज कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि फ्रेम में थोड़ा दिक्कत करेगा। नॉर्मली तो यही मेथड यूज होता है, अगर आप विदाउट फ्रेम कर रहे हो फिर तो यही मेथड हमने यूज करना है। नहीं दिखा पाता, वही दिक्कत आ रही, नहीं दिखा पाता। क्लास है ना और अपनी, ठीक है। तो करने को तो आप इसको उसमें यूज कर सकते हो, कहाँ पे, जैसे आप नॉर्मल कहीं पे लिंक यूज कर रहे हो, तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि ये मेथड आप यूज कर सकते हो वहाँ पे। FTP वाला जो मेथड बताया मैंने आपको, FTP:// और सर फाइल का नेम। हाँ सीधा बताओ। सर हाँ, सर पे तो बॉडी टैग लगाया नहीं है। बॉडी टैग लगता ही नहीं है ना, मैंने वही तो बताया था आपको स्टार्टिंग में, फ्रेम के अंदर बॉडी सर टैग फ्रेम लगता में ही नहीं है। आप लगाओगे भी तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सर से क्यों? फ्रेम सेट जो हम यूज कर रहे हैं उसका खुद आप ये कह सकते हो, खुद अपनी उसकी बॉडी होती है, तो इसीलिए वहाँ पे हमें बॉडी टैग यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी अपनी सेल्फ बॉडी है, वो बॉडी के अंदर हम उसको दिखा ही नहीं सकते हैं, तो फिर तो एक तरह से ये समझो कि हमें यही मान के चलना पड़ेगा कि इसमें बॉडी टैग यूज होता ही नहीं है। अगर हम कर भी लें तो फिर भी नहीं होगा। वैसे मैंने आज तक आपको करके दिखाया तो नहीं है मतलब, बट फिर भी अगर आप कर लेते हो ना, तो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाएगा फाइल को। अच्छा, ये बॉडी मेरा क्लोज होगा, लेकिन यहाँ पे ना, ये मैंने किया। अब सपोज हम इस फाइल को अगर ओपन करें, देखते हैं क्या आउटपुट दिखाता है। अब आपको फ्रेम ही नहीं आ रहा, क्योंकि फ्रेम की अपनी खुद की बॉडी होती है, तो इसीलिए बॉडी टाइप उसमें यूज नहीं होता है। ये उसका एक वन एंड ओनली रीजन रहता है कि हम क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें तो पहले से बनाई गई हैं, कैसे होता है ये हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, एक ही बस इसका रीजन है। तो अगर मैं बॉडी टैग यहाँ से हटा देता हूँ, फिर आपको प्रॉपरली दिखा देगा। एक ही अभी तक हमारे पास ऐसा एक टैग है, या इसी तरह का ही हमारा एक टैग यूज होता है जिसमें बॉडी टैग यूज नहीं होता है। बाकी तो अभी तक हमने जितने भी टैग्स आपने देखे थे, जो हमने पढ़े हैं,
उन सब में आपने देखा होगा बॉडी टैग का यूज होता ही होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे अब दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो जब बॉडी टैग से वो दिखाई नहीं पा रहा तो फिर हम उसका यूज क्यों करें? सिंपल आप उसको ऐसे भी समझ सकते हो। याद रखने का तरीका कि फ्रेम में बॉडी टैग अगर हम लगाते हैं तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। और कोई डाउट है किसी का? कोई सही। खैर ये चीज़ तो हमारी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा है। इसका यूज आप एंकर टैग में कर सकते हो, ये वाला मेथड, ठीक है। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो इसको, आप ये मेथड आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से तो अभी मैं हटा दूंगा ना इसको। एंकर टैग में वर्क करेगा, जहाँ पे हम एंकर AHRE प्रॉपर्टी लगाते हैं वहाँ पे ही प्रोसेस हमारी वर्क करेगी, ठीक है। हिमांशी कुछ कह रहे थे आप? हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? मेरे ख्याल से उस समय स्क्रीन शायद हैंग हो गई थी। तो जो मेथड मैं बता रहा था आपको, ये वाला मेथड आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा, बट एंकर टैग के साथ ये प्रोसेस जो है हमारा, ये जो मेथड है वो वर्क करता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो। और कोई डाउट है किसी का? कोई और डाउट तो नहीं? सर हाँ मानसी बताओ। सर आप एक बार बता रहे थे ना कि हमें अपने कंप्यूटर की जो वो फाइल्स होती है नॉर्मल, जो हमें सेव करनी होती है इंपॉर्टेंट फाइल्स, तो वो कौन सी ड्राइव में रखनी चाहिए करके आप बता रहे थे, एक बार वो फिर से बता दीजिए। इम्पोर्टेंट फाइल्स मतलब इम्पोर्टेंट फाइल्स कैसे? फाइल तो हमारी उसमें ही रहती है ना, जैसे नॉर्मल जो ड्राइव्स हम बनाते हैं देखो, जैसे अब आप देखे होगे इसमें C ड्राइव सर है, D ड्राइव है, E ड्राइव है। जो भी आप फाइल अपनी रखते हो C ड्राइव के अंदर नहीं होनी चाहिए। आपने कोई फाइल सेव करी है, C ड्राइव में कौन कौन सी फाइल आती हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। डेस्कटॉप के अंदर जो आप सेव करते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो आप सेव करते हो, डाउनलोड्स के अंदर जो सेव होती हैं, या जो भी ये फोल्डर्स बने हुए दिखते हैं ना आपको, ये सिस्टम फोल्डर्स होते हैं हमारे, इनके अंदर जो फाइल्स हैं वो C ड्राइव के अंदर ही जाती हैं। एक्चुअल में C ड्राइव के अंदर ही वो सेव होती हैं, ठीक है। कभी अगर इनके सिस्टम आपको फॉर्मेट करना पड़ जाए तो वहाँ दिक्कत आती है। अब या वायरस की दिक्कत आ जाए तो उसकी रिकवरी करना थोड़ा टफ पड़ जाता है। अदर ड्राइव्स में आपने रखा हुआ है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर सिस्टम की आपकी रेस्ट ड्राइव्स हैं उनमें आप रख सकते हो, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ?
और कोई डाउट है किसी का? तो फिर सर हम नॉर्मल पिक्चर्स और वीडियो ये लोकल डिस्क डी और ई में भी तो रख सकते हैं ये? हाँ, डी और ई में आप रख सकते हो, वही मैं कह रहा हूँ, डी और ई में आप रख सकते हो, सी ड्राइव के अंदर नहीं रख सकते हो। डी और ई ड्राइव में कभी होता है, मान लीजिए आपने रखना है तो ऐसे डिफरेंट आप फोल्डर्स बना के उसको रख सकते हो, ठीक है, फोल्डर्स बना के आप वहाँ पे कर सकते हैं ऐसा। कई तरह के फोल्डर्स मैंने भी यहाँ पे बनाए हैं, उसके अंदर डाटा मैंने रखा हुआ है, कर सकते हैं ऐसा। सी ड्राइव के अंदर ट्राई हमें यही करना चाहिए कि उसमें डाटा ना रहे बिल्कुल, ओनली सिस्टम फाइल्स वहाँ पे रहती हैं हमारी, ठीक है, वो भी जब हम इंस्टॉल करते हैं तब। ऐसा नहीं कि हमने नॉर्मल कॉपी करके वहाँ पे कोई फाइल रख दिया, सॉफ्टवेयर रख दिया, वो काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। विदाउट इंस्टॉल अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर सी ड्राइव के अंदर रख रहे हैं तो काम ही नहीं करेगा। इंस्टॉल होने के बाद ही यहाँ पे वो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है वो वर्क कर पाती है, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? ये जो हमने google.com और facebook.com एक्सटेंशन ही बताया ना लिंक करने के लिए, तो उसमें मतलब सीधे वही पेज खुलेगा उसका? हाँ, डायरेक्टली वही पेज खुलेगा, बट वही मैंने आपको बताया कि पेज फ्रेम, खुलेगा ना सीधे सर? हाँ सीधे वही पेज खुल जाएगा। लेकिन देखो इसमें मैंने वही आपको बताया कि फ्रेम टैग के अंदर काम नहीं कर रहा है, आपको इसको कहाँ वर्क करवाना पड़ेगा, एंकर टैग में, एंकर टैग के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे वही एरर आ जाएगी ना एक्चुअल में। और कोई पुराने कोई ऐसे डाउट्स है आप लोगों के तो बता सकते हो। अब इसमें आप लोगों का क्या रह जाता है, वेबसाइट पब्लिश करने वाला पार्ट जो है वो रह जाता है हमारा, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस उसकी लंबी होती है। यार अभी तो मेरे ख्याल से मे भी मैं बता नहीं पाऊंगा वाली प्रोसेस कैसे होगा, कुछ और देखते हैं, कोई छोटा ऑप्शन अगर हमें मिल जाता है वो वाला ऑप्शन मैं बता दूंगा। उसके अलावा कोई और ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपको जो समझ में ना आई हो वो आप क्लियर कर सकते हो मुझसे। हेलो सर। हाँ रोहित। हेलो। हाँ बताओ। हेलो सर। बोलो बोलो। हाँ बताओ सर। ये जो है 13 में, सर डे 13 में बोला बताया था ना जो ये स्टिकी एब्सोल्यूट, ये सर ये ऑप्शन बता देंगे? ये हमारे CSS की पोजीशनिंग के टाइप्स होते हैं। ये हमारे CSS की पोजीशनिंग की टाइप। सर पोजीशन देने से मतलब वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने में मतलब रिस्पॉन्सिव बनती है वेबसाइट? रेस्पॉन्सिव नहीं पोजीशन बनती है, देने से रेस्पॉन्सिव नहीं बनती है। पोजीशन देने में मैंने आपको दिखाया भी था ना क्या दिक्कत आती है। पोजीशन का मतलब क्या हुआ, किसी एलिमेंट को अगर आप पोजीशन कर रहे हो कहीं पे तो एलिमेंट तो वहीं दिखेगा ना, अपनी पोजीशन को छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपने पेज का साइज वहाँ पे बड़ा कर दिया तब तो ठीक है, पूरा पूरी स्क्रीन में दिखाएगा वो। रोहित अपने आप से एक बार म्यूट कर दो आप, साउंड हो रही है। तो जब भी क्या होगा कि जैसे आपने किसी एलिमेंट को पोजीशन किया, ठीक है, आप चाहे पोजीशन आप कोई भी लगाओ, चाहे स्टिकी हो कोई भी हो, स्टिकी तो ये है कि वहाँ पे जब हम स्क्रॉल करते हैं कंटेंट को, ठीक है, वहाँ पे स्टिक हो जाता है। स्टिकी पोजीशन जो है कि जैसे मेन्यू बार के लिए यूज किया जा सकता है, या जो बॉटम और टॉप बटन जैसे मैंने बताया था वहाँ पे यूज किया जाता है। विकिपीडिया के अंदर जैसे आता है इस तरह का कंसेप्ट, या जो हमारा इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स रहती हैं, जो इंफॉर्मेशनल पेज होता है हमारा
जहाँ पे खाली इंफॉर्मेशन लिखी गई है उस इंफॉर्मेशन को स्क्रॉल कर रहा है यूजर। ठीक है, अब स्क्रॉल करते करते मैं नीचे पहुंच गया, अब मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं कि मैं टॉप में चले जाऊं, तो बटन बनाए जाते हैं इस तरह के और उनको स्टिक कर दिया जाता है। वहाँ पे स्टिक यूज होती है कि यूजर स्क्रॉल करते हुए ना आए वापस ऊपर, बटन में क्लिक करके सीधे वापस ऊपर टॉप में पहुंच जाए। तो टॉप बटन नीचे बना होता है, बॉटम बटन एक बनता है वो ऊपर बना होता है कि बॉटम में जाना है मुझे अब इसके लिए, तो स्टिक ही वहाँ पे काम करता है। बाकी जो हमारी दो पोजीशन हैं वो मेन होती हैं, उसमें रिलेटिव हो गया और एब्सोल्यूट हो गया। कई जगह इनका यूज किया जाता है लेकिन जहाँ पे एक्चुअल में ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ पे हमें लगता है कि कोई भी एलिमेंट हमारा सही पोजीशन नहीं हो पा रहा है, तो तब वहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव का यूज़ किया जाता है। एब्सोल्यूट का यूज़ मैंने बताया था आपको कि ये चाइल्ड एलिमेंट के लिए ही किया जाता है। चाइल्ड एलिमेंट की एक हमारा मेन एलिमेंट है, उसके अंदर हमने कुछ और एलिमेंट्स वहाँ पे बना रखे हैं, तो उनके लिए काम करेगा एब्सोल्यूट। और मेन जो एलिमेंट है पेरेंट एलिमेंट, उसके लिए हमारा रिलेटिव पोजीशन जो है वो काम करता है। कहीं भी आप देखोगे, कहीं भी आप वेबसाइट के अंदर भी आप देखोगे, तो वहाँ पे रिलेटिव पोजीशन ही काम करेगा अगर यूज़ किया है तो। वैसे तो यूज़ नहीं किया जाता उसका। मार्जिन से हो जाता है हमारा काम, पैडिंग से हो जाता है हमारा काम। मार्जिन, पैडिंग, ये जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है ना, इनके थ्रू हमारा सारा काम हो जाता है, तो पोजीशन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है एक्चुअल में। एक फिर हमारा स्टैटिक पोजीशन है, ये तो डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। एक पोजीशन मैंने और बताई थी आपको फिक्स्ड वाली। फिक्स्ड में क्या होगा कि किसी कंटेंट को आपने एक जगह फिक्स करना है, ठीक है। हम पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं, कई वेबसाइट में आपने देखा होगा ऐसा भी ऑप्शन रहता है कि ऊपर से हमारा मेन्यू बार है। अब हर किसी में तो नहीं रहता है वैसे, चेक कर लेता हूँ, मैं भी इसमें ऐसा हूँ, इसमें भी नहीं है। एक वेबसाइट है हमारी, जैसे इसमें अगर यहाँ पे हमने स्टिकी लगा दिया होता यहाँ पे, तो मेन्यू बार स्क्रॉल करने में भी दिखाई देता। अब स्क्रॉल करने में मेन्यू बार मेरा गायब हो जा रहा है, तो यहाँ पे फिर मेरी फिक्स्ड पोजीशन जो है वो काम करती है, ठीक है। ऐसे में मेरी फिक्स वाली जो पोजीशन है वो काम करेगी। यहाँ पे फिक्स्ड पोजीशन का यूज किया जाता है। इस टाइप से डिफरेंट पोजीशंस का यूज हमें करना होता है, और सबसे ज़्यादा जो यूज किए जाते हैं वो यही तीन रहते हैं। फिक्स्ड हो गया, फिक्स का यूज तो मेन्यू बार के लिए ही है पर्टिकुलर, और जगह तो कहीं पे ऐसा लगता नहीं कि यूज होता होगा, मेन्यू बार के लिए ही यूज होता है। उसके अलावा एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो मैं आपको बता रहा हूँ पेरेंट और चाइल्ड एलिमेंट के लिए, इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। ये दोनों ज़्यादा यूज होते हैं कहीं पे अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है उस केस में। इसका यूज मैंने आपको स्लाइडर के अंदर भी बताया था, ठीक है। वहाँ पे हमें उसकी पोजीशन क्या दी थी, रिलेटिव दी थी। एब्सोल्यूट भी आप दे सकते हो, दोनों काम करेगी वहाँ पे। उसके अलावा और हमने कहाँ पे यूज़ किया था, और तो मुझे लगता नहीं कि कहीं पे हमने यूज़ किया होगा। एक आध जगह किए थे बट अभी थोड़ा ध्यान में भी नहीं आ रही कि हमने कहाँ किए थे। किए तो थे एक आध जगह हमने, बट वो थोड़ा मुझे भी अभी रिमेम्बर है नहीं कि कहाँ पे हमने किए थे। देखने पड़ेंगे, सर्च करने पड़ेंगे। और कोई सर डाउट एक किसी ही का? जो नहीं है ना सर, ये हम्म, सर मेरे को एक ये कंफ्यूजन है ना सर, ये लिंक मतलब कितने वेब पेज बनाने पड़ेंगे ना, वेबसाइट जब हम इससे सीएसएस से बनाएंगे, वो थोड़ा सा वो डाउट रहता है सर। आप कोई भी वेब पेज बनाओ, चाहे सीएसएस से बनाओ, एचटीएमएल से बनाओ। अब देखो ये वेबसाइट है एक, दिख रही है आप लोगों को? अब ये जो वेबसाइट है इसमें मेन्यू ऑप्शंस दिख रहे हैं, कितने मेन्यू ऑप्शंस हैं इसके अंदर, इस वेबसाइट में? कितने मेन्यू ऑप्शंस हैं इसके अंदर, इस वेबसाइट में? वेबसाइट में मेन्यू ऑप्शन 1 2 3 4 5 5 5 है ना?
तो 5 मेन्यू ऑप्शंस हैं, 5 6 हैं, ये भी तो है, हेल्प भी तो है, तो जितने भी हैं, तो ये जो हमारे मेन्यू ऑप्शंस हैं इसमें देखो इन्होंने होम का ऑप्शन तो दिया नहीं है, एक हिंदी का ऑप्शन जरूर दिया है कि हिंदी में वेबसाइट देखनी है अगर हमने, ठीक है, तो बना सकते हैं, उसके लिए इन्होंने अलग से वेब पेज बनाया होगा हिंदी के लिए। एक पेज हमारा ये है मेन पेज, ये होम पेज है इसका, ठीक हो गया। और बाकी जितने पेज हैं जैसे आप ये देख रहे हो, जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें इन्होंने भी क्या कर रखे हैं, आगे फर्दर और ऑप्शंस भी बना रखे हैं, इसका मतलब इतने पेजेस और यहाँ पे बने हुए होंगे, तो उतने पेज बनाने पड़ेंगे आपको। जैसे अबाउट दिस पोर्टल, मैंने इसमें क्लिक किया तो एक नया पेज खुल के आ जाएगा, अबाउट अस वाला जो पेज हम बनाते थे वो खुल के आ जाएगा। फीडबैक वाला पेज है, जैसे आप देख रहे हो फीडबैक वाला पेज खुल जाएगा मेरा जब मैं क्लिक करूँगा। तो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिखा रहा है, और कॉन्टेक्ट अस वाला पेज आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिखा रहा है, जब मैं कॉन्टेक्ट अस में क्लिक करूँगा तो पेज मेरे सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेरे सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगी, ठीक है। हेल्प वाला पेज में खोलूँगा, हेल्प वाला पेज मेरे सामने खुल के आ जाएगा। तो ये सब पेजेस बने हुए हैं तब जाके खुल के आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सेम पेज में सब कुछ बना दिया है, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कर पाना, सेम पेज में ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा कभी हम कि इतने सारे ऑप्शंस को वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। और होम का ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं, होम का ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ रहता है किसी भी वेबसाइट के लोगो में, जब मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली होम पेज मुझे खुल के दे देगा, ये देखो दिखा रहा है कंटिन्यू टू सर मतलब जैसे सर बताओ सर, जैसा हम टीएमएल में पढ़ लेते जब हमने अबाउट बनाए थे ऑप्शन, वो तो एचटीएमएल आप किसी में भी है ना, हेलो हेलो रोहित, आपकी आवाज़ कट हो जा रही है, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही पता नहीं। सर मैं कह रहा हूँ ये मेन्यू का होम अबाउटर ये तो एचटीएमएल नहीं, इसमें अप्लाई नहीं करेंगे ना, होम पेज में करना पड़ेगा सीएसएस की प्रॉपर्टी तो अप्लाई। सीएसएस की प्रॉपर्टी हर जगह अप्लाई करोगे आप जहाँ पे आपको लगता है, जहाँ आपको लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है कि हर जगह सीएसएस लगा देनी है आपको, जहाँ पे जरूरत होगी वहीं पे आप यूज करोगे ना उसको। कहीं पे अगर आपको लगता है कि होम पेज आपका सिंपल ही सही लग रहा है विदाउट सीएसएस, आप वैसे दिखा दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएसएस का यूज तो मैंने आपको मेन वही बताया ना कि जहाँ पे एचटीएमएल की हमारे बहुत सारे टैग्स लग जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए, उस काम को सीएसएस क्या करता है, विद इन फ्यू प्रॉपर्टीज में ही अप्लाई कर देता है, कि कुछ प्रॉपर्टीज लगा के वो काम आपका सीएसएस कर देती है, उतने सारे टैग्स आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ सीएसएस लगाई जाती है एक्चुअल में। तो डिपेंड करता है कि जहाँ आप लगाना चाह रहे हो लगा सकते हो, जहाँ नहीं लगाना है वहाँ मत लगाओ, ऐसा कंपल्सन नहीं रहता इसके लिए। वेब पेज बनाने के, वेबसाइट बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी वही है कि आप किस तरह से बना रहे हो, कैसे बना रहे हो। सर ये सबके बारह बता दीजिए, आवाज आपकी आपकी बहुत क्लियर नहीं आ रही है, दिमाग कट हो जा रही है, सर आवाज ही नहीं आ रही थी सर बीच में। यस सर, जी सर पूरा कटी हुई। हेलो, आवाज आ रही सही है मेरी? देखो जैसा मैं कह रहा था, आप कोई भी वेबसाइट है ना, अब इसमें होम पे हमारा मेन्यू बार दिख रहा है, अब इस मेन्यू बार में ऑप्शन जितने भी हैं हमारे,
तो उतने वेब पेज तो बनेंगे जितने ऑप्शन आप इसके अंदर बना रहे हो। ये सारे ऑप्शन है, देखो ये जितने भी ऑप्शन इन्होंने बनाए हैं तो उतने वेब पेजेस ही बनाए होंगे, तब जाके आपके सामने वो वहाँ पे पर्टिकुलर पेज खुल के आएगा। फीडबैक का ऑप्शन है, एक पेज इन्होंने फीडबैक का बनाया होगा, एक्सेसिबिलिटी का बनाया होगा, कॉन्टेक्ट अस का बनाया होगा, ई निर्माण के लिए बनाया होगा, हेल्प के लिए बनाया होगा एक पेज इन्होंने। तो ये सब पेजेस बनाए हैं इन्होंने अलग से, तब आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो दिखेगा ही नहीं ना फिर वो। ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि हाँ, आप जैसे देख रहे हो होम का ऑप्शन नहीं है कहीं पे भी। कहीं दिख रहा आपको होम का ऑप्शन यहाँ पे? कहीं पे आ रहा? कहीं पे है होम का ऑप्शन? तो साइड पे ई के नीचे होम डाउनलोड। ये वाला? चलो एक काम और करते हैं, अबाउट में अगर क्लिक करें हम, दिखा तो रहा है वो ऑप्शन। देखो वही है, एक नेविगेशन के लिए, इजी नेविगेशन के लिए आप कह सकते हो ना, दिखा रहा है यहाँ पे ऑप्शन। ऊपर ऊपर से इन्होंने नहीं दिया है, बट नीचे जरूर यहाँ पे दिया है कि कोई अगर होम में जाना चाहे तो जा सकता है। नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, किसी भी वेबसाइट में आप देखोगे अगर होम का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वैसे तो ऑलरेडी हम होम पेज के अंदर हैं, ठीक है, बट फिर भी आप होम पेज में जाना चाह रहे हो तो यहाँ से क्लिक कर सकते हो रिफ्रेश करने के लिए। कोई लोगो में ही उसका होम पेज सेट रहता है, उसका जो लोगो है वही होम पेज को डिनोट करता है। आप क्लिक करके होम पेज के अंदर जा सकते हो। कई बार होता है कि हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, अब यहाँ पे तो ये दिखा रहा है, कई वेबसाइट में इस तरह के ऑप्शन कई बार नहीं होते हैं होम के, ठीक है। बाकी वेबसाइट फिर आप कैसे ही बनाना चाहो बना सकते हो, तो कई तरीके हैं ना। अभी तक आप लोगों को कई सारे मेथड्स वेबसाइट बनाने के, वेब पेज बनाने के आप लोगों को बता दिए हैं। तो जो सूटेबल आपको लगता है वो आप बना सकते हो, उसका आप यूज कर सकते हो। मेन्यू बार बनाने के कई मेथड्स आपको बताए हैं, आप यूज कर सकते हो। सिंपल आपने बनाना है टेबल के थ्रू हो जाएगा, थोड़ा और एडवांस आप फॉर्म में बनाना चाह रहे हो CSS के थ्रू आप बना सकते हो, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करता है ना। क्लियर है? और कोई डाउट है किसी का? कोई और कोई क्वेरी बताइए। कोई दिक्कत तो नहीं है? और सर सप्लाई तो होगी ना, लेकिन ये उससे लिंक करेंगे इससे लिंक तो करना ही पड़ेगा ना। अब इसको थीम को, जो CSS वाली थीम बनाई, थीम बनाओगे वो भी लिंक होगी, वाली थीम को पेज बनाओगे वो भी लिंक होगा। हाँ, सबको लिंक करना पड़ेगा। विदाउट लिंक काम कैसे करेगा? अब आप खुद ही सोचो, आपने दो अलग अलग फाइल बनाई है, उनके बीच में कोई लिंक ही नहीं है, आपने लिंक किया ही नहीं है, तो काम कैसे करेगा? आपस में इंटरेक्शन कैसे करेंगे? तो लिंक के थ्रू ही तो कर पा रहे हो। जब लिंकिंग आप प्रोवाइड ही नहीं करोगे तो काम कैसे करेंगे? लिंक तो करना ही पड़ेगा ना। और लिंक करने का तरीका आपको पता ही है कि CSS की फाइल को, HTML की फाइल को लिंक हम कैसे करते हैं। अगर अलग अलग हमने बनाई है, सेपरेट बनाई है उस कंडीशन में, ठीक है। मेन्यू ऑप्शंस को कैसे लिंक करना है ये तरीका भी आपको पता है। एंकर टैग वहाँ पे यूज किया जाता है, एंकर टैग लगा के आप मेन्यू ऑप्शंस को लिंक कर सकते हो। तो विदाउट लिंकिंग तो कोई भी ऑप्शन आपका कभी काम ही नहीं करेगा, वो खाली एक ऑप्शन बन के रह जाएगा, काम करेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताई जाती है ना, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कैसे क्या होता है। और कोई डाउट किसी का? कोई? तो कल हमारा क्या रहेगा, कौन सा डे है? फ्राइडे रहेगा कल, ठीक है। सैटरडे तो हमारा वैसे भी ऑफ रहता है, बट हो सकता है कि आने वाले डेज में सैटरडे हमारा ऑफ ना हो, मे बी, ठीक है। संडे तो ऑफ रहेगा ही क्या, बट ये वैसे भी ये वाला सैटरडे हमारा सेकंड सैटरडे है तो ऑफ तो रहेगा ही, ठीक है। तो क्लासेस जो हमारी हैं, मतलब वो कल कंप्लीट हो जाएंगी। CSS वाला पार्ट जो है ऑलमोस्ट वैसे कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, किसी भी चीज़ की वैसे कोई लिमिट नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको इसमें जो भी चीज़ें बताई हैं इतना ही होता है।
और भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं इसमें, एडवांस ऑप्शंस भी होते हैं, तो वो खुद से भी आपको फिर सर्च करने पड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और एडवांस जाना है तो खुद से ही करना पड़ेगा फिर। ठीक है, जितना आपके सिलेबस में होता है, जितना आपके लेवल का था, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया इसमें। अब एक इसमें लास्ट ऑप्शन रह गया है, वेबसाइट पब्लिशिंग, वेबसाइट होस्टिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, ब्लॉगिंग के थ्रू कैसे होगा। हेलो, हाँ आवाज आ रही मेरी। हेलो, हेलो, आ रही है ना आवाज, आ रही। वो डिस्कनेक्ट हो गया था एक्चुअल में। Yes, sir. हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि हमारा यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन रह गया इसमें, वो कल मैं कंप्लीट करवा दूंगा, वेबसाइट पब्लिशिंग किस तरह से होती है। ठीक है, पब्लिश करने के लिए वैसे तो वेबसाइट को चार्ज लगता है, बट फ्री ऑफ कॉस्ट भी कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या उसके एडवांटेज होते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं, वो कल मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वेबसाइट को हम पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ने कोई अच्छी वेबसाइट बनाई है, कोई एग्जाम्पल, कोई सैम्पल वेबसाइट अगर आप लोगों ने बनाई है, तो उसको भी पब्लिश किया जा सकता है। आप मुझे उसको सेंड कर सकते हो क्लासरूम ऐप के अंदर, तो उसको ही कल हम पब्लिश कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने बनाई है कोई अच्छी प्रॉपर वेबसाइट, तो क्लासरूम वाले ऐप के अंदर आप मुझे सेंड कर देना। ठीक है, नहीं तो फिर जो मेरे पास वेबसाइट बनी हुई है, सैम्पल वेबसाइट जो बनी हुई है, उसको ही हम पब्लिश करके देख लेंगे किस तरह से वेबसाइट पब्लिश होती है। और ब्लॉगिंग के थ्रू वेबसाइट को हम कैसे पब्लिश कर सकते हैं, किस तरह से वहाँ पे किसी थीम को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, तो ये कल इसका मैं आप लोगों को एक मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो कल जो हमारा पीरियड रहेगा, कल जो हमारा सेशन रहेगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वेबसाइट बनानी तो हमें आ जाएगी। अब वेबसाइट को कैसे पब्लिश करना है, कैसे कोई हमारी वेबसाइट को देख पाएगा, ये चीज़ हमें नहीं आ पाएगी, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कल आप लोग सब क्लास अटेंड करना और इस चीज़ को क्लियर करना फिर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, और कोई डाउट कोई है तो बताइए फिर। किसी चीज़ में और कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। तो हटा दूं फिर यहाँ से इसको मैं। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही मेरी आप लोगों के पास। रोहित, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही, कुछ आप बोल रहे हो। तो हटा दूं मैं यहाँ से स्क्रीन को। किसने और कुछ कहना है, कुछ पूछना है, बताइए। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो बाद में भी उसको क्लियर किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बाद में हमारी क्लास नहीं होगी, बट दूसरा मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसके लिए ट्राई कीजिएगा कि कल ही कल में आप लोग अपने पुराने डाउट जो हैं, या कोई ऐसा डाउट अगर आपका रह जाता है, उसको भी आप क्लियर कर लें। ठीक है, तो हटा दूं यहाँ से मैं स्क्रीन को।